आपने कभी सोचा है कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो ये उतार चढ़ाव है, ये क्यों आते हैं? ऐसा कौन सा तत्व है हमारी अर्थव्यवस्था का जो ये सब करवाता है? नहीं पता? कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आप कहेंगे ये कौन सा टॉपिक है? हमारा टॉपिक है समग्र मांग और उसके तत्व, जो आपकी क्लास में ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। और इससे हम समझेंगे कि ये समग्र मांग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, यानी कि आप अपनी जो निजी ज़िंदगी है, रियल लाइफ है, उसमें भी इसको जोड़ पाएंगे और अपने एग्ज़ाम की तो तैयारी अच्छे से कर ही पाएंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में बताते हैं। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे समग्र मांग का अर्थ, समग्र मांग के घटक, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था और समग्र मांग का व्यवहार। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समग्र मांग क्या होती है? आप बोलोगे ये पता होता तो हम वीडियो थोड़ी देख रहे होते। बिल्कुल सही बात है, नहीं पता कोई बात नहीं। लेकिन आपने मांग के बारे में व्यष्टि अर्थशास्त्र में अच्छे से पढ़ा हुआ है? हाँ, वो जो मांग के बारे में आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा था, वो मांग थी व्यक्तिगत मांग। यानी कि जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ते थे तो हम एक व्यक्ति की मांग के बारे में पढ़ते थे। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र, और समष्टि अर्थशास्त्र में आपको पता होगा कि हम उसमें पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। और हमारी अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र हैं। पहला परिवार क्षेत्र, दूसरा सरकारी क्षेत्र, तीसरा हमारा उत्पादक क्षेत्र, और चौथा हमारे विदेशी क्षेत्र, या हम बाहरी क्षेत्र भी इसको बोलते हैं। और ये जो क्षेत्र होते हैं आपस में एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर भी होते हैं। और हम समष्टि अर्थशास्त्र में इन सब को लेके चलते हैं। और इन सब की डिमांड या इन सब की मांग क्या कहलाती है? समग्र मांग कहलाती है। यानी कि ये जो सभी क्षेत्र मांग करते हैं, क्या कहते हैं? मांग करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? समग्र मांग कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। समग्र मांग क्या है? वह कुल व्यय है जिसे लोग अपनी आय के विभिन्न स्तरों के अनुसार अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए खर्च करने की योजना बनाते हैं। भाई, आय के विभिन्न स्तरों पर क्या करते हैं लोग? अर्थव्यवस्था में जितनी भी उत्पादित वस्तुएं हैं उनको खरीदने के लिए योजना बना रहे। देखो, 2 वर्ड याद रखना। ये योजना बना रहे हैं, ठीक है, कि भाई ऐसा हम लोग खर्च करेंगे। हम क्या करेंगे? जैसे मान लो एक पर्सन की आय 10,000 है, तो वो बोल रहा है कि मैं 10,000 में से 5,000 मैं अपनी क्या करूँगा? मांग करूँगा। तो ये क्या, ऐसे सभी लोग अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग हैं वो सब जो मांग सोच योजना बना रहे, वही क्या कहलाएगी? समग्र मांग कहलाएगी। ठीक है। अब जो व्यक्ति मांग करता है तो वो एक तरीके से पैसे खर्च कर रहा है। तो जो पैसे खर्च कर रहा है, तो क्या हम उसको कुल व्यय नहीं कह सकते? इसीलिए समग्र मांग को हम क्या कहते हैं? कुल व्यय कहते हैं। इसलिए आप लिखा हुआ ना कुल व्यय, कुल राशि मतलब कुल व्यय। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। समग्र मांग का मतलब क्या है? कुल व्यय। ठीक है। दूसरी चीज हमने जो पढ़ी, यह एक योजनाबद्ध व्यय है, यानी कि यह इसकी योजना बनाई जा रही है, यह वास्तविक व्यय नहीं है। इस चीज का भी आप ध्यान रखना। ये वास्तविक व्यय नहीं है, योजनाबद्ध व्यय है। कई बार एमसीक्यू में यही क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कैसा व्यय है? योजनाबद्ध व्यय है, वास्तविक व्यय नहीं है। ठीक है। अब हम देखते हैं समग्र मांग के घटक। समग्र मांग के घटक अगर हम देखते हैं तो समग्र मांग में हमारे 4 घटक हैं। पहला है उपभोग व्यय, दूसरा है हमारा निवेश व्यय, तीसरा है सरकारी व्यय, और चौथा है हमारा शुद्ध निर्यात। ठीक है। अगर आपको याद होगा, कुछ कुछ राष्ट्रीय आय का एक हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला व्यय विधि। व्यय विधि में भी कुछ कुछ हम ऐसा ही पढ़ते थे। निजी अंतिम उपभोग व्यय, निवेश, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, शुद्ध निर्यात, ये सब वही फॉर्मूला अगर आप देखेंगे ये वो है, और वो भी व्यय विधि है। और अगर आप देखेंगे तो संपूर्ण मांग में मैंने क्या बोला कि यह क्या है? व्यय है, जिसको हम खर्च करने की योजना बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा निजी अंतिम उपभोग व्यय या उपभोग व्यय। हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ सामान खरीदते रहते हैं। आप कहोगे हाँ, खरीदते रहते हैं। कभी हम ब्रेड खरीद लेते हैं, कभी हम मोबाइल भी खरीद लेते हैं, और कभी हम किताबें भी खरीद लेते हैं, है ना? तो ये जो हम खर्चे करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? निजी अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? निजी अंतिम उपभोग व्यय
कहते हैं। तो उपभोग व्यय क्या होता है? एक लेखा वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर परिवार द्वारा किए गए कुल खर्च को संदर्भित करता है कि एक लेखा वर्ष में हमने वस्तुओं और सेवाओं पर जो खरीदने पर खर्च किया वही क्या है? हमारा उपभोग व्यय होता है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि जो भी हम सब पर, मैं कहूँगी हम सब इसी कैटेगरी के लोग हैं जो उपभोग व्यय में आएंगे। ठीक है, जो हम खर्च करते हैं वो क्या है? हमारा उपभोग व्यय। जैसे आप दुकान पर जाके आपने कॉपी खरीदी, इसका मतलब आप कौन से समग्र मांग के कौन से उसमें आ रहे? उपभोग व्यय में आ रहे। दूसरा है निवेश व्यय। निवेश व्यय क्या होता है? यह सभी निजी कंपनियों द्वारा, कौन सा? निजी कंपनियां, मान लो किसी की फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री में हमने मशीनें खरीदी, वो मशीन क्या है? पूंजीगत वस्तुएं, वह किस में आएगी? निवेश व्यय में। एक तरीके से हमने मांग तो की ना, मांग तो कर रहे हैं ना हम लोग, तो वह क्या आएगी? किस में आएगी? आपके निवेश व्यय में आएगी। जैसे कि एक फैक्ट्री में खरीदी गई मशीन किस में आएगी? आपके निवेश व्यय में आएगी। अब तीसरा हमारी होती है, हमारी कौन? हमारी सरकार। सरकार भी कुछ खर्चे करती है। बस एक चीज का ध्यान रखना, सरकार जो खर्चे करती है अपने पर्सनल निजी खर्चे नहीं। जैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मान लो कोई नेता ने अपने लिए गाड़ी खरीदी, वह किस में आएगी? उपभोग व्यय में आएगी। ये वो खर्चे होते हैं जो जनता के लिए, एक देश में जो एक सामान्य आवश्यकताएं होती उसकी पूर्ति के लिए जो किए जाते हैं, इसको हम कहते हैं सरकारी व्यय। इसमें दोनों आते हैं, सरकारी उपभोग व्यय भी आएगा, निवेश भी आएगा। जैसे कि हम देखते हैं किस तरीके से उपभोग व्यय और हमारा कौन सा? निवेश व्यय। उपभोग व्यय क्या होता है? जो सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। किसके लिए? सार्वजनिक आवश्यकता। जैसे कि मान लो एक सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूलों में किताबें आई, क्या है? उपभोग व्यय। सरकारी स्कूलों में बेंच आए, क्या है? उपभोग व्यय। ठीक है, हॉस्पिटल में मान लो बेड आए नए, दवाइयाँ आई, वो क्या है? उपभोग व्यय है। या हम अपने सेना, जो हमारे सैनिक हैं, या हमारे जैसे हम कहेंगे जो हमारा रक्षा क्षेत्र है, उस पर ऐसा पैसा खर्च कर दे। तो ऐसे जो भी पैसे सरकार खर्च करती है, जैसे मैं आपको कहूँ किसी एरिया में मान लो बाढ़ आ गई, उस बाढ़ पे लोगों को कुछ कपड़े दे दिए या कुछ सामान ला के दे दिया खाने पीने, तो वो भी क्या है? उपभोग व्यय। लेकिन ये कर कौन रहे? सरकार कर रही है। वैसे ही सरकार निवेश व्यय भी करती है। किस पे करती है? निर्माण कार्यों पे करती है। जैसे कि रोड बनवा दिए, कोई फैक्ट्री खोल दी, ये किस में आएगा? आपके निवेश व्यय में आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चौथा क्षेत्र हमारा क्या है? शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात कैसे? शुद्ध निर्यात में हमारे दो आते हैं। पहला आता है हमारा निर्यात, दूसरा आता है हमारा क्या? आयात। तो पहले निर्यात देखते हैं। निर्यात का मतलब क्या होता है? जब हम अपनी वस्तुएं दूसरे देश को भेजते हैं, कोई अपनी वस्तुओं को दूसरे देशों में जाकर बेचते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? निर्यात। यानी कि विदेशी क्षेत्र हमारे क्षेत्र में जो मांग कर रहे हैं वह क्या कहलाएगी? निर्यात कहलाएगी। वही आयात क्या है? जब हम विदेशी वस्तुओं की मांग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। ठीक है, और निर्यात माइनस आयात क्या कहलाता है? शुद्ध निर्यात कहलाता है। तो ये हमारा चौथा कंपोनेंट था। अब जरा इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। मान लो एक छोटा देश है, खपत मतलब उपभोग, उसमें 500 अरब का उपभोग हुआ, अरब डॉलर, निवेश हुआ 200 अरब डॉलर का, सरकारी खर्च हुआ 150 अरब डॉलर का, निर्यात हुआ 100 अरब डॉलर का, आयात 80 अरब डॉलर का। अब मुझे बताओ समग्र मांग कैसे निकालेंगे? तो समग्र मांग का फॉर्मूला क्या है? देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमने उपभोग, सी मतलब उपभोग, आई मतलब निवेश, जी मतलब सरकारी व्यय, एक्स मतलब निर्यात, एम मतलब आयात। ठीक है, तो ये पूरा मिल गया हमारा समग्र मांग। और जब हम इन सबको प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? हमारी समग्र मांग मिल जाएगी। अब समग्र मांग के जरा घटक एक बार फिर से देख लेते हैं। उपभोग व्यय सी, जो मैंने अभी अभी आपको बता दिया, निवेश व्यय आई से, और सरकारी व्यय खर्च या सरकारी व्यय जी से, और शुद्ध निर्यात एक्स माइनस एम। अब समग्र मांग का अध्ययन करने की क्यों आवश्यकता है? ऐसा क्यों जरूरी है? जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया, भाई देखो, मैंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। स्टार्टिंग में इसी से किया था कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमारी समग्र मांग बहुत ज़्यादा होती है। जब हमारी समग्र मांग ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था में जो हमारी ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर है, वो ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है। वहीं कभी कभी हमारी समग्र मांग कम हो जाती है, तो जिसके कारण हमारी वृद्धि दर है वो कम होने लग जाती है और आर्थिक संकट आने लग जाता होगा।
आपको एक चीज़ तो याद होगी, कोविड-19 सबको याद है, लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन के कारण सारी शॉप्स बंद हो गई, ठीक है। तो उसके कारण हमारा उपभोग व्यय भी क्या हो गया, कम हो गया। और हमारा दूसरा व्यय यानी कि हमारा निवेश भी कम हो गया। और आपको याद होगा उस समय हमारी जीडीपी भी नीचे गिर गई थी। तो देखो फैक्टर क्या रहे, समग्र मांग। समग्र मांग कम होने की वजह से हमारी जीडीपी क्या हो गई, कम हो गई। इसलिए मैं कह रही हूँ समग्र मांग एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जीडीपी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अब हम जरा देखते हैं AD इजिकल टू, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अच्छा हाँ, इसमें जो हम बता रहे C+I+G ये किस अर्थव्यवस्था को बताएगा, ये बनाएगा बंद अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। देखो बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, जब सिर्फ हम 3 क्षेत्र को लेते हैं, यानी कि हमारा उपभोग व्यय, निवेश और सरकारी क्षेत्र, इनको जब हम लेते हैं तो हमारा कौन सा क्षेत्र बनता है, बंद अर्थव्यवस्था बनती, बंद अर्थव्यवस्था। लेकिन इसी में अगर मैं विदेशी क्षेत्र भी इंक्लूड कर दूं, यानी कि जब हम विदेशों में भी समग्र मांग कर रहे हैं, विदेशों से हमारे लिए समग्र मांग आ रही है, तो हम कौन सी अर्थव्यवस्था में आ जाते हैं, खुली अर्थव्यवस्था। इसको ठीक कर लेना, खुला अर्थव्यवस्था नहीं, खुली अर्थव्यवस्था कहलाएगी, ठीक है। तो खुली अर्थव्यवस्था। 2 क्षेत्र मॉडल में कुल मांग, लेकिन आप लोग खुश हो जाओ, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही क्षेत्र हैं, मतलब जी यानी कि सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो AD इजिकल टू क्या होता है, C+I, कंजप्शन प्लस निवेश, ठीक है। तो समग्र मांग का जरा हम प्रस्तुतिकरण देख ले। प्रस्तुतिकरण किस तरीके से, ये ऑलरेडी हम बता चुके। इसको हम देखते हैं कि किसके साथ, आय के साथ। देखो समग्र मांग का सीधा संबंध किसके साथ है, आय के साथ है, ठीक है। आय पर निर्भर करता है भाई, जब हमारी आय होगी तभी तो आप मांग करोगे। तो दोनों में कैसा संबंध है, सकारात्मक संबंध है। कैसा संबंध है, सकारात्मक संबंध होता है। तो जैसे जैसे आय बढ़ती है हमारी समग्र मांग भी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आप देखोगे हमारी जो मांग है, क्या कहते हैं हमारी C, तो कंजप्शन भी कितना है हमारा, 1 मिनट, हमारी मांग 0 है तो हमारी कंजप्शन कितना है, 30 है, मतलब उपभोग कितना है, 30 है। भाई हम ऐसा थोड़ी कि जिसके पास आय नहीं होगी वो उपभोग नहीं करेगा, वो उपभोग तो करेगा ना। आप बोलोगे कैसे करेगा, भाई वो मांगेगा, भिखारी है, उसके पास कोई आय नहीं है बट वो कुछ मांग के खा रहा है, कैसे भी मांग रहा है ना। मान लो मेरे को अगले महीने मेरी इनकम नहीं मिली तो मैं कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करूंगी ना, उपभोग करूंगी। कैसे करूंगी, तो मैं अपनी चाहे पुरानी बचत से करूं, कैसे भी करूं, या मैं किसी से उधार लेके करूं। तो इसको हम क्या कहते हैं, उपभोग। जैसे जैसे आय बढ़ रही है हमारा उपभोग भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन एक टाइम पर क्या होने लग जाता है, जो हमारा, देखो यहाँ से अगर आप देखोगे, जब हमारा उपभोग, यहाँ तक हमारा कंजप्शन, इनकम यानी कि हमारी आय और उपभोग दोनों बराबर है, लेकिन उसके बाद हमारी इनकम 80 है और कंजप्शन हमारा कितना है, 70, यानी कि हमारी आय 80 है और कंजप्शन हमारा कितना है, 70। तो ये क्या कह रहा है कि अब हमने एक और जो हमारा फैक्टर जिसको हम आगे पढ़ेंगे, या मैं आपको बता देती हूँ, बचत। दूसरा एक फैक्टर देखो, आप सिर्फ क्या करते हो, सिर्फ उपभोग नहीं करते ना, आप क्या करते हो, बचत भी तो करते हो। तो बचत करना भी हम शुरू कर देते हैं। तो वो आय के बढ़ने के साथ उपभोग बढ़ता तो है, लेकिन एक टाइम पर क्या होने रहता है, आय अधिक होती, उपभोग हमारा कम होता है। ये हमने हमारा क्या लिया हुआ है, निवेश। हमने लिया हुआ है निवेश, स्थिर निवेश। हमने देखो हमारे 2 प्रकार के निवेश होते हैं, मैं उसको भी बताती हूँ आपको। एक बार आप इसको देखिए पहले, C+I क्या बन गया हमारा C+I क्या बन गया, AD इजिकल टू C+I। जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल गई, हमारी समग्र मांग। तो AD को अगर आप Y के साथ भी, I के साथ भी इसका संबंध देखोगे तो कैसा संबंध है दोनों के बीच में, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक संबंध है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है हमारी समग्र मांग भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। ठीक है, तो जरा हम इनको देख लेते हैं। और मैं आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बता देती हूँ। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि जो हमारी C है इसको हम क्या कहते हैं, स्वयात उपभोग। कौन सा उपभोग कहते हैं, स्वयात उपभोग। जब आय के शून्य होने पर जो उपभोग किया जाता है, और जो हमारा आय है ये हमारा कौन सा निवेश है, स्वयात निवेश। चलो इनको देख लेते हैं कैसे। स्वयात उपभोग क्या होता है, वह उपभोग जो उपभोक्ता के द्वारा आय के न्यूनतम स्तर पर किया जाता है। कौन से,
जो आय के न्यूनतम, भी आय न्यूनतम मतलब जीरो जब आए उसके स्तर पर जो उपभोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्वयात उपभोग। और दूसरा हमारा होता है स्वयात निवेश। क्या होता है हमारा, स्वयात निवेश। स्वयात निवेश जो हम किस पे करते हैं, जैसे सरकार करती है, जो हमारी कौन सी सरकार करती है, इसमें वो लाभ के बारे में नहीं सोचती, वो हमेशा सामाजिक कल्याण के बारे में सोचती है। किसके बारे में सोचती है, सामाजिक कल्याण। देखो दो प्रकार के निवेश होते हैं, एक होता है प्रेरित निवेश। निजी क्षेत्र हमेशा प्रेरित निवेश करता है, क्यों, क्योंकि उसको लाभ चाहिए। लेकिन स्वयात निवेश क्या होता है, सरकारी क्षेत्र करते हैं, वो है सिर्फ किसके लिए करते हैं, ताकि सामाजिक कल्याण हो। ठीक है, जैसे स्कूल बना दिए, ठीक है, कोई सड़क बना दी, सुरंग बना दी, ये सब किस में आएंगे, आपके स्वयात निवेश में। तो ये हमेशा आय से क्या होते हैं, हम क्या स्वतंत्र होते हैं, ये आय पर निर्भर नहीं होते हैं। अब जरा हम इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। तो डायग्राम में अगर आप देखेंगे, समग्र मांग आय, ये हमारा कौन सा निवेश है, स्वयात निवेश। ये हमारी उपभोग, हमेशा उपभोग, देखो आय शून्य है तो भी उपभोग है, जिसको हम स्वयात उपभोग कहते हैं। और इन दोनों को मिला दो तो हमें क्या मिलता है, AD = C+I, यानी कि हमारी समग्र मांग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया होगा। तो जब आय शून्य होती है तो उपभोग होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्वयात उपभोग कहते हैं। आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग भी बढ़ रहा है, लेकिन आय की तुलना में कम है। और हमारा कौन सा निवेश कैसा है, निश्चित, मतलब हम कहेंगे स्थिर निवेश हमारा है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोग को आगे पढ़ाने में। थैंक यू।